नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुभाष मिश्रा। आज 25 अप्रैल वर्ल्ड मलेरिया डे, और इस वर्ल्ड मलेरिया डे पे जो WHO का 2019 का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट से जो जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये जो मलेरिया है इसका इटियोलॉजी क्या है, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, वेक्टर क्या है, इसके पैथोजेनेसिस क्या है, डायग्नोसिस के कौन कौन से प्रोसेस हैं, ट्रीटमेंट क्या है और क्या प्रिवेंशन है। इससे जुड़ी हुई सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और अपने इन्फॉर्मेशन को अपडेट करें। आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2019 के बारे में, जो WHO के द्वारा दिया गया है। अगर आप इस रिपोर्ट की स्टडी करेंगे तो पूरे विश्व में प्रत्येक वर्ष 4 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत मलेरिया से हो जाती है। जब मलेरिया के बारे में बात करेंगे तो अगर की फैक्ट्स की स्टडी करेंगे जो WHO के द्वारा दिया गया है, तो कहता है मलेरिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कॉज्ड बाय अ पैरासाइट दैट आर ट्रांसमिटेड टू पीपल थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। इट इज प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल। यानी अगर हम बात करें तो ये दैट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। अगर मलेरिया जो जिस वेक्टर के द्वारा होता है, जिस मॉस्किटो के द्वारा होता है, उस मॉस्किटो का नाम अगर जानना चाहेंगे दैट इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है। यानी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो अगर किसी को बाइट करता है, अगर वो इन्फेक्टेड है, तो उस जिस पर्सन को बाइट करता है उसको मलेरिया हो सकता है। कहता है इट इज प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज प्रिवेंटेबल एंड क्यूरेबल, यानी अगर इसको आप प्रॉपर देखभाल करें, अगर प्रॉपर ध्यान रखें, तो इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। और जो पेशेंट जिनको हो गया है उसको ठीक भी किया जा सकता है। अगर प्रॉपर डायग्नोसिस हो जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, तो पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। अगर 2018 के बारे में कहता है, इन 2018 देयर वर एन एस्टिमेटेड 228 मिलियन केस ऑफ मलेरिया वर्ल्ड वाइड। पूरे विश्व में टोटल अगर पेशेंट करें, टोटल पर्सन जिनको मलेरिया हुआ 2018 में, तो वो 228 मिलियन है। लेकिन अगर हम डेथ के बारे में बात करें तो 4,05,000 ही ऐसे लोग हैं जिनका डेथ हुआ मलेरिया से पूरे वर्ल्ड में। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है, अगर ये प्रॉपर चलता रहा तो बहुत ही जल्द मलेरिया को खत्म किया जा सकता है। हम आगे डिस्कस करेंगे, ईयर बाई ईयर डेटा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर 4,05,000 में से देखें तो 2,72,000 जो केस है वो सिर्फ बच्चे का है, जो 5 साल या उससे कम उम्र का बच्चा है। तो ये बहुत ही जरूरी है, जो 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चे हैं उसका ध्यान रखना। ये चूंकि 67% उन्हीं का परसेंटेज है टोटल डेथ में। आगे हम डिस्कस करते हैं। तो मलेरिया इंडिया के बारे में बात करें तो 2018 में इंडिया के अंदर वो हुआ जो पूरे कभी नहीं हुआ था। कैसे? तो कहता है इंडिया में टोटल जो मलेरिया से डेथ हुआ 2018 में वो 10,000 है। अगर हम 2017 के डेटा को देखेंगे तो 16,310 है, 10,000 से भी कम है। अगर एग्जैक्टली डेटा देखना चाहेंगे तो 9,620, ये 9,620 लोगों की मौत हुई है 2018 में। किससे? भारत देश के अंदर मलेरिया से। और 2017 में 16,310। अगर हम ईयर वाइज देखें तो 2017 और 18 को कंपेयर करेंगे तो 28% का रिडक्शन हुआ, और अगर 16-17 को कंपेयर करेंगे तो 24% का रिडक्शन हुआ। तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर इसी तरीके से रिडक्शन होता रहा तो 2030 तक पूर्ण रूप से वर्ल्ड से मलेरिया खत्म हो जाएगा। हम और भी आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि भारत देश के अंदर जो अलग अलग स्टेट हैं, अगर उस स्टेट को कंपेयर करेंगे तो झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश को मैंने लिया है। तो 2010 और 2018 को कंपेयर करेंगे तो जो रेड है ग्राफ में आप देख पा रहे हैं, और जो पिंक देख पा रहे हैं, जो रेड है वो 2010 है और जो पिंक है 2018 है। तो आप देखेंगे कि 2010 को अगर देखें तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में आप देखेंगे, ये मिलियन में 02468 जो आप देख रहे हैं ये मिलियन है। तो 2018 में काफी रिड्यूस हुआ है, काफी रिडक्शन हुआ है। अगर इसी तरीके से बढ़ता रहता है 2010 में जैसा बढ़ रहा है तो क्या होता है? तो आप देखेंगे कि 9,95,000 पेशेंट हो जाते हैं 2018 में। जिस हिसाब से 2010 में बढ़ रहा था उसी हिसाब से बढ़ता रहता तो इतने डेटा आता, लेकिन रिड्यूस हुआ, काफी रिडक्शन हुआ। और ये देख रहे हैं आप 4,05,000 पेशेंट हुआ, 2000 डेथ हुआ किसमें? 2018 में। तो काफी रिडक्शन हुआ है। हम इस पूरे प्रेजेंटेशन में आपको कवर करेंगे मलेरिया क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, एपिडेमियोलॉजी क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड, उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, साइन सिम्टम्स क्या है, लैब डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड कॉम्प्लिकेशन के बारे में। इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, कंप्लीट इस वीडियो को पूरा देखें। हम बात करते हैं जब मलेरिया के बारे में, तो समझना पड़ेगा ये मलेरिया जो है वो लीवर और आरबीसी इससे जुड़ी हुई बातें हैं। कहता है एक ऐसा इन्फेक्शन है जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो के बाइट के द्वारा होता है, जिसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल पैरासाइट है दैट इज प्लाज्मोडियम है। और इसके 4-5 स्पेसीज हैं, फैल्सिपेरम है, वाइवेक्स है, ओवेली है, मलेरी है, नोवेल्सी है। इसमें प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम जो है वो काफी कॉमन है और डेंजरस है, बहुत ही खतरनाक है और बहुत ज्यादा लोगों को होता है। तो कैसे, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।
तो आप देखेंगे कि जो अलग अलग लोकेशन में इसके अलग अलग स्पेसीज पाए जाते हैं। जब हम इंडिया के बारे में बात करेंगे तो वाइवेक्स भी इंडिया में पाया जाता है, ओवेली भी पाया जाता है और फैल्सीपेरम भी पाया जाता है। इसके ज्यादा केस देखने को मौका मिलता है। आगे डिस्कस करते हैं कि कौन लोग हैं जो रिस्क पे हैं। तो कहता है कि जैसा हमने पहले कहा कि 5 साल या उससे कम उम्र का बच्चा है, या फिर जो HIV एड्स के पेशेंट हैं, या फिर जो प्रेग्नेंट वुमेन है, या फिर वैसे लोग जो मलेरिया प्रभावित एरिया में जर्नी करते हैं, ट्रेवल करते हैं, तो उन सबों को खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। आगे जब डिस्कस करेंगे ट्रांसमिशन, तो जब फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो अगर किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है और अगर उसके अंदर इन्फेक्शन है, किसके अंदर, फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो के अंदर पहले से स्पोरोजोइट है, तो वो स्पोरोजोइट हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर होगा और जिससे हेल्दी पर्सन क्या होगा, लाइक उसको मलेरिया का इन्फेक्शन होगा। आगे जब हम लाइफ साइकिल देखेंगे तो और क्लियर में इसकी स्टडी करेंगे। जब हम इंक्यूबेशन पीरियड के बारे में बात करें, यानी आज हमें इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो बाइट किया तो हमें कितने दिनों में मलेरिया होगा, तो आप देखेंगे फैल्सीपेरम का केस देखेंगे तो 7 to 14 डेज है, वाइवेक्स देखेंगे तो 12 to 17 डेज है, यानी अलग अलग स्पेसीज का अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड है। ओवेली का 9 to 18 डेज है और मलेरिया के बारे में बात करेंगे तो 13 to 40 डेज है। तो ये अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड है। क्या होता है इंक्यूबेशन पीरियड? आज हमारे बॉडी में जो पैथोजन आया और उसमें जब तक सिम्टम्स आने में टाइम लगता है उसको हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। हम लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं तो बड़े सरल से मैंने बड़े सिंपल में आपको लाइफ साइकिल समझाने की कोशिश किया है। कहता है प्लाज्मोडियम जैसे ही हमारे बॉडी में यानी फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो बाइट किया तो स्पोरोजोइट हमारे स्किन में डिपॉजिट करता है। ये स्पोरोजोइट लीवर में पहुंचता है, लीवर में जाकर के अपनी संख्या को बढ़ाता है, बहुत सारा मेरोजोइट का निर्माण करता है और वो मेरोजोइट वहां से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद आरबीसी के अंदर आता है और आरबीसी को फिर रैप्चर करना शुरू कर देता है। और ये रैप्चर करने के बाद क्या होता है, मेरोजोइट जो है उस आरबीसी से बाहर निकलता है। जब आरबीसी रैप्चर होता है तो हेमोजोइन निकलता है और ये हेमोजोइन टॉक्सिन की वजह से चील, फीवर, हाई फीवर, सिपरिंग और रिकरिंग, ये 3 से 4 दिन पे ये रिकरिंग होता रहता है, 3 से 4 दिन पे ये रिपीट होता रहता है। समझना ये है बड़े बेसिक में कि हमारे बॉडी में जब मॉस्किटो बाइट किया किसी भी सरफेस पे, स्किन में वो डिपॉजिट किया स्पोरोजोइट गया लीवर में, वहां बना मेरोजोइट लीवर से बाहर आया और गया आरबीसी के अंदर, वहां ट्रोपोजोइट साइजोन बना, आरबीसी का साइज बड़ा हुआ, आरबीसी साइज रप्चर हो गया, आरबीसी वहां से टॉक्सिन निकला हेमोजोइन। अब ये जो मेरोजोइट है दूसरे आरबीसी तीसरे आरबीसी को रप्चर करता रहता है, लेकिन कई बार क्या होता है ये गैमेट बन जाते हैं और गैमेट बनने के बाद जो अगर इसको फिर से कोई फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो बाइट करेगा तो उसके अंदर क्या होगा कि गैमेट जो है वो मेल फीमेल गैमेट उसके गट में पहुंच, जो गैमेटोसाइट्स हैं वो किसके गट में, यानी ब्लड जब सक करेगा फीमेल एनोफ्लिज मॉस्किटो तो उसके गट में पहुंचेगा और गट में पहुंचने के बाद वहां पे सेक्सुअल उसका रिप्रोडक्शन होगा, यानी मेल फीमेल गैमेट बनेगा, जाइगोट बनेगा और उसके बाद oocyst काइनेज बनेगा और उसके बाद फिर क्या होगा, फाइनली स्पोरोजोइट का निर्माण होगा और ये स्पोरोजोइट मॉस्किटो के सैलिवरी ग्लैंड में पहुंचेगा और वहां पे फिर प्रेजेंट रहेगा और फिर वो किसी हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन फैलाएगा। ये लाइफ साइकिल है। आप देख सकते हैं मॉस्किटो बाइट करता है, फिर स्पोरोजोइट माइग्रेट होता है लीवर की तरफ, मेरोजोइट बनता है, मेरोजोइट जो है आरबीसी को डैमेज करता है, फिर मेरोजोइट रिलीज होता है दूसरे आरबीसी तीसरे आरबीसी को और कई बार ये गैमेट्स बनाते हैं और ये गैमेट जब मॉस्किटो में जाता है तो मेल और फीमेल गैमेट जो है वो जाइगोट बनता है और फिर उसका प्रोसेस जो है oocyst काइनेज बन करके और फिर फाइनली स्पोरोजोइट बनता है और दूसरे पर्सन को ये इन्फेक्शन करता है। तो यही लाइफ साइकिल है मलेरिया पैरासाइट का। अगर हम आरबीसी के अंदर देखेंगे साइकिल तो ये अलग अलग है, प्लाज्मोडियम, फैल्सीपेरम, वाइवेक्स, ओवेली, मलेरिया का सबका अलग अलग है और जो फीवर्स हैं वो भी अलग है। ये 36 to 48 आवर्स में आरबीसी को रप्चर करता है, 48 आवर्स में वाइवेक्स रप्चर करता है, ओवेली 48 आवर्स है, मलेरिया जो है 72 आवर्स है। जो फैल्सीपेरम है उसके बारे में बात करेंगे तो मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया करता है, वाइवेक्स है वो बेनाइन टर्सियन मलेरिया करता है, ओवेली जो है ओवेल टर्सियन मलेरिया करता है और जो मलेरिया है वो क्वार्टर मलेरिया करता है। यानी अलग अलग जो स्पेसीज हैं प्लाज्मोडियम के वो अलग अलग टाइप के मलेरिया प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे तो कहता है सिम्टम्स क्या है, आपका जो चील्स है, फीवर है, हेडेक है, मसल्स है, प्रॉब्लम मसल्स में जो है पेन आना शुरू हो जाता है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, डायरिया, जॉन्डिस, ये सारे तो प्राइम सिम्टम्स हैं। इसके साथ साथ और क्या होगा, अगर आपने अनट्रीटेड, अगर आप देखभाल नहीं कर रहे हैं, आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं तो किडनी फेलियर भी हो सकता है, सीजर्स हो सकता है, मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है और फाइनली अंत में इवन डेथ भी हो सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इसके लिए लैब डायग्नोसिस, तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है। जब ब्लड का स्मीयर बना करके स्टडी करेंगे तो उसमें हमें दिख सकता है जो पैरासाइट्स के जो फॉर्म है वो इसकी स्टडी किया जा सकता है, या फिर जो सबसे रैपिड टेस्ट है और जो सबसे ज्यादा किया जाता है वो रैपिड डायग्नोस्टिक है। रैपिड डायग्नोसिस में एंटीजन एंटीबॉडी बेस्ड इंटरेक्शन टेस्ट है और इस टेस्ट के द्वारा रैपिड डायग्नोस्टिक्स करते हैं जो किट मेथड है और इसको सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है। वैसे एलाइजा के द्वारा भी इसका टेस्ट किया जा सकता है, इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट भी है।
यानी एंटीजन एंटीबॉडी से रिलेटेड टेस्ट लैब में सबसे ज्यादा किया जाता है इस मलेरिया को कंफर्म करने के लिए। लेकिन इसके अलावा जो पीसीआर है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है, पीसीआर के द्वारा भी इसका टेस्ट किया जा सकता है और इसको कंफर्म किया जा सकता है। कई सारे मेडिसिन है जो अलग अलग मेडिसिन है, जिसमें देखेंगे क्लोरोक्विन है, इसके अलावा प्राइमाक्विन है। ये सारे मेडिसिन तो हैं जो फैल्सीपेरम, वाइवेक्स, मलेरिया सब में दिया जाता है। लेकिन कई बार जो क्लोरोक्विन है वो काम नहीं कर रहा है, रेसिस्टेंस हो गया, तो वैसे कंडीशन में क्या है, क्यूनाइन है, मेफ्लोक्विन है, सल्फाडॉक्सिन है, ये सारे मेडिसिन भी पेशेंट को दिया जाता है। प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंशन है कि हम कंट्रोल करें किसको, वेक्टर को। अगर वेक्टर को कंट्रोल किया जाता है तो प्रिवेंशन ये सबसे बड़ा प्रिवेंशन है। यानी यहाँ देखेंगे डब्ल्यूएचओ कहता है कि इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड मॉस्किटो नेट का प्रयोग करना है। इसके अलावा आप जहां पे आसपास में रह रहे हैं वहां पे वेक्टर को कैसे खत्म करें, वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजों पे ध्यान रखना है। इसके अलावा आप जहां भी रह रहे हैं उस जगह पे देखना है कि जो कोई ऐसा वाटर का जल जमाव ना है जहां पे ज्यादा से ज्यादा वेक्टर का डेवलपमेंट हो, मॉस्किटो का लार्वा का डेवलपमेंट हो। अगर वाटर लॉगिंग को आप बंद करेंगे तो, और साथ साथ आप प्रॉपर जब भी सो रहे हैं तो उस समय क्या कर रहे हैं, प्रिवेंशन पे ध्यान दे रहे हैं, मॉस्किटो नेट का प्रयोग कर रहे हैं। जब आप ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे मलेरिया प्रभावित क्षेत्र है तो उसमें आपको क्या करना है, कई बार डॉक्टर तो मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप अगर इस एरिया में जा रहे हैं जो काफी मलेरिया प्रभावित है तो उसमें आपको ये मेडिसिन लेना है। तो जो भी प्रिवेंशन के तरीके हैं उसको ध्यान रखें, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तरीका है जो गवर्नमेंट भी कहती है और आपको मैं भी सजेस्ट कर रहा हूँ कि जब भी सो रहे हो तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, मॉस्किटो नेट का प्रयोग करें, जहां भी रह रहे हैं डीडीटी का छिड़काव करें। ये सारे चीजों पे ध्यान देंगे तो आप निश्चित रूप से मलेरिया से बच जाएंगे। यानी सबसे जो जरूरी चीज है वेक्टर का कंट्रोल। इसके अलावा क्या है कि कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो फैल्सीपेरम के द्वारा हम देख रहे हैं तो सेरेब्रल मलेरिया हो रहा है, हेमोलाइटिक एनीमिया हो रहा है, जॉन्डिस हो रहा है, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। यानी फैल्सीपेरम के केस को देखें तो इसीलिए मैंने इसको डेंजरस भी कहा था पहले। वाइवेक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो देख रहे हैं रिलैप्स ड्यू टू द लीवर हिप्नोजॉइट्स। इसके अलावा मलेरिया के बारे में बात करें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। ओवेज के बारे में बात करें तो रिलैप्स ड्यू टू लीवर हिप्नोजॉइट्स। तो यानी कि हम बात करें तो कई बार डोरमेंट फेज में भी चला जाता है, कई बार ये नेफ्रॉन को भी डैमेज कर रहा है, किडनी को भी डैमेज कर रहा है। और ऑल अगर बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रॉब्लम हो रहा है, जो हमारा ब्लड का सर्कुलेटरी सिस्टम है वहां प्रॉब्लम हो रहा है, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, लीवर में प्रॉब्लम हो रहा है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो रहा है, किडनी के अंदर में प्रॉब्लम है, किडनी में भी कई बार इंफेक्शन पैदा करता है, जैसे मैंने पहले कहा था, शॉक और हाइपोटेंशन भी हो रहा है इसकी वजह से। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्या गोल होना चाहिए, तो डब्ल्यूएचओ के गोल की बात करेंगे जो 2016 टू 2030 का गोल है कि 2030 तक वर्ल्ड से 90% मलेरिया का केस को रिड्यूस करना है, 90% डेथ को रिड्यूस करना है और वर्ल्ड के 35 कंट्री को मलेरिया फ्री करना है। और जो कंट्री मलेरिया फ्री है या आने समय में होगा उसमें दोबारा मलेरिया न हो उस पर भी काम करना है। तो ये सारे प्रोटोकॉल हैं डब्ल्यूएचओ के। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कौन से ऐसे चीजें जिसको करना चाहिए, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं जैसा समझ पा रहा हूं वो दो चीजें। इमीडिएट डायग्नोसिस, अगर डायग्नोसिस जैसे ही आपके अंदर कोई भी सिम्टम आता है आप इमीडिएट डॉक्टर के पास जाएं और उसके डायग्नोसिस को, बड़ा इजी टेस्ट है, बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, काफी कॉस्टली टेस्ट नहीं है, आप उसको बहुत इजीली करवा सकते हैं। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो ये कई बार फ्री भी टेस्ट होता है, तो आप और कम समय भी लगता है। तो जब भी कभी कोई प्रॉब्लम हो मलेरिया रिलेटेड या किसी भी तरह की डिजीज हो तो इमीडिएट डॉक्टर से संपर्क करें, वहां पे जाकर के टेस्ट करवाएं और टेस्ट करवाने के बाद जो भी रिपोर्ट आए उस हिसाब से जो डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं आप मेडिसिन लें। निश्चित रूप से आप मलेरिया ही नहीं बहुत सारी डिजीज से आप सुरक्षित रह सकते हैं। साथ ही जब मलेरिया के बारे में बात करते हैं तो जो प्रिवेंशन के हैं, चाहे वो वेक्टर को कंट्रोल करना हो, मॉस्किटो नेट लगाना हो या फिर डीडीटी का छिड़काव करना हो या फिर जो भी प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट के द्वारा बताए गए वो सारे प्रोटोकॉल को फॉलो करें। आप जल्दी से जल्दी अगर मलेरिया से पीड़ित हैं तो स्वस्थ हो पाएंगे और अगर आप हेल्दी हैं तो कभी भविष्य में मलेरिया आपको नहीं होगा। मैंने अपने वीडियो के माध्यम से काफी डिटेल में आपको मलेरिया के बारे में जानकारी दिया। आप इस जानकारी को लोगों तक पहुंचाएं, लोगों को भी मलेरिया के बारे में बताएं, जिससे जो 2030 का टारगेट है उस टारगेट को पूरा कर पाएं और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मैं इसी तरह आपके सामने नए नए वीडियो लाता रहूंगा।